कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आरजू की शादी की बात करते करते पापा, दादाजी और माँ सभी की आंखों में आंसू आ गए। आरजू भी रोने लगी। दादाजी ने कहा, बेटियां कितनी भी प्यारी हो लेकिन उन्हें विदा तो करना ही पड़ता है बेटा, यह इस जग की रीत है और दामाद का दर्जा तो बेटों से भी ऊंचा होता है। इनसे बड़ा दर्जा नहीं चाहिए, इनके जितना ही दे दीजिए। कहकर राहुल ने भी आरजू को बीच में लेकर दादाजी को हक कर लिया। सभी हंसने लगे। राहुल के पापा भी ये देखकर खुश थे कि राहुल आरजू के कारण बदल गया है। तभी उदय, रॉकी, ईशान और मनीषा भी आ गए। वो भी कॉफ़ी कुछ लेकर आए थे। अच्छा राहुल, अब घर चले, वहाँ का काम भी तो देखना है, राहुल के पापा बोले। पापा, वहाँ पर मैंने सब कुछ करवा दिया है, आप चिंता मत करें, अपने जाने तक सब हो जाएगा, राहुल बोला। फिर उन्होंने राहुल और आरजू को एक सोफे पर बिठा दिया। माँ ने आरजू को सर पर चुल्ली लेने को कहा। राहुल ने पूछा, ये सब क्या है? उदय बोला, बलि से पहले बकरे की सेवा तो कर लें। सभी हंस दिए। राहुल के पापा ने लीजा की मदद से उसे लाल चुनर उड़ाई। फिर बड़ा सा लिफाफा और जेवर के डिब्बे, एक मिठाई का डिब्बा उसकी गोद में रख दिया। राहुल को अब समझ आया कि पापा घर की वजह यहाँ क्यों आए और लीजा को साथ क्यों लाने को कहा। तो उन्होंने ये सब पहले से ही सोचा हुआ था। उसने पापा की तरफ शरारती स्माइल से देखा। पापा हंसते हुए बोले, मुझे ये लुक न दे, सब तेरे इन दोस्तों की, दादाजी की मिली भगत है, हम तो बस मोहरे हैं। इसके बाद आरजू के मम्मी पापा ने मिलकर राहुल को वो सामान जो उदय वगैरह लाए थे वो दिया। उसमें उसके लिए सूट, मिठाई का डब्बा, सोने का कड़ा और सोने की चैन थी। राहुल ने मना किया लेकिन दादाजी के कहने पर उसे लेना पड़ा। जब दादाजी ये सब कर रहे थे तब उदय ने राहुल को गले लगाकर बधाई दी और धीरे से उसकी पॉकेट में कुछ डालकर धीरे से बोला, रिंग सर डाल दे। फिर उनके पीछे हटते ही राहुल ने पॉकेट से रिंग निकाली और आरजू को हाथ आगे करने को कहकर उसकी उंगली में रिंग डाल दी। फिर आरजू ने भी ऐसा ही किया। सभी तालियां बजाने लगे। अगले दिन आरजू की शादी थी। मम्मी, पापा, उदय किसी न किसी काम में बिजी थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। हर तरफ धूम थी। शादी शहर के सबसे बड़े पैलेस में थी। आरजू तैयार होने बड़े पार्लर आई हुई थी। मनीषा उसके साथ थी। आरजू दुल्हन के रूप में बहुत ही प्यारी लग रही थी। मनीषा पहले ही तैयार हो गई थी। वो बैठी आरजू को देखे जा रही थी। उसने अपनी उंगली पर आंख से काजल लगाकर आरजू के कान के पीछे लगाया और बोली, बहुत ही सुंदर लग रही हो, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। कहकर वो हंस पड़ी। रॉकी उन दोनों को लेने आया। कार में बैठते ही आरजू उसे देखकर बोली, तुम लोगों ने मिलकर अच्छा उल्लू बनाया मेरा। भाभी जी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो जैसे जैसे ऑर्डर मिला हम करते रहे। स्क्रिप्ट और डायरेक्शन सब राहुल की है, रॉकी बोला। लेकिन जो भी हो, क्रेडिट तो तुम एक्टर्स को जाता है। मुझे मनीषा पर जरा भी शक नहीं हुआ। मुझे लगा शायद सच में शराब पी ली हो और आप तो कमाल कर रहे थे। वो क्या शायरी कर रहे थे, दर्द कम होते हैं। वाह, बिल्कुल नेचुरल। सच में रॉकी, उस दिन मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हें मनीषा से प्यार हो गया है। और हाँ, वो बाइट वाला क्या सीन था, वो निशान कहाँ से आया था? आरजू बोलती चली गई। अरे वो कोई बाइट के निशान नहीं थे, ये तो कुछ दिन पहले एक शराबी के साथ लड़ाई के वक्त बोतल लग गई थी। कहते हुए रॉकी हंसने लगा। और रही बात इससे प्यार की, तो कल तो नहीं हुआ था, आज इतनी सुंदर लग रही है, ऊपर से मौका भी है और दस्तूर भी है। भाई, हमारे यार की साली है, आधी घरवाली है, तो हमारी तो पूरी घरवाली बन सकती है। घरवाली माई फुट, आईना देखा है कभी? तुम जैसों को पति बनाना तो दूर, मैं तो नौकर भी ना रखूं। मनीषा हंसते हुए बोली। हाँ, अब मुझे शादी का सा माहौल लग रहा है, जहाँ लड़की और लड़के वालों में प्यारी सी नोक झोंक होती है, आरजू बोली। वो लोग पहले से आ गए थे। उदय उन्हीं का वेट कर रहे थे। उसके आते ही उसे कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। यहाँ से मेन गेट साफ दिखता था। मनीषा और आरजू बैठे बातें कर रहे थे कि बारात आ गई। मनीषा भागकर बाहर आ गई। उसने रिबन कटाई के लिए जो खड़े होना था। उस तरफ रॉकी, ईशान और राहुल थे और इस तरफ वो अकेली। अब वो क्या करे? तब उदय उसके साथ आ गया। बोला,
तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सोच समझ कर बोलना कमीनों। आरजू दूर खिड़की से सब देख रही थी। वो लोग बहस कर रहे थे। फिर काफ़ी देर बाद उनकी सेटिंग हुई और रिबन काट कर वो लोग अंदर आ गए। सब यूं ही हंसी मजाक करते रहे। फिर आरजू को बाहर ले आया गया, जयमाला कराई गई, फिर उन्हें मंडप में ले गए। राहुल की नज़रें आरजू से हट ही नहीं रही थी। वो उसे बहुत ही सुंदर लग रही थी और सच में आज आरजू आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह से लग रही थी। कितने ही घंटे लगे वचन और फेरों में। सब खुश हुए जब पंडित जी बोले कि विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद खूब नाच गाना चला। राहुल और आरजू ने कपल डांस किया। उनकी जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उन्होंने इस गाने पर डांस किया, तेरा होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ खोने लगा हूँ। दोनों बहुत आराम से डांस कर रहे थे। सब उन्हें देख रहे थे और सभी तारीफ कर रहे थे कि जोड़ी बहुत ही सुंदर है। राहुल आरजू को शादी के बाद अपने घर ले गया। यहाँ लीजा और रिश्तेदारों ने सारे रीति रिवाज से इनका स्वागत किया। आधी रात तक नाच गाना चलता रहा। आरजू बहुत थक गई थी। वो तो चुपचाप कपड़े चेंज करके अपने बेडरूम में सो गई। जब राहुल आया तो वो गहरी नींद में थी। राहुल ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वो भी अपने कपड़े बदल कर आकर बेड पर लेट गया। आरजू उनकी तरफ पीट करके लेटी थी। वो उसके बगल में लेट गया और सो गया। सुबह जब आरजू उठी तो कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद राहुल आया ही नहीं होगा। वो उठी, वो नहा धोकर बाहर आई तो राहुल कमरे में था। उसने आरजू का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोला, आज तुम मेरी हो, अब मुझे रब से और कुछ नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी मुझे मिल गई है। ये लो अपनी शादी का तोहफा तुम्हारे लिए, कहकर उसने एक फाइल उसे दी। आरजू ने उस फाइल को खोल कर देखा। उसमें एसएल बिल्डर्स के 35% शेयर थे। वो देख कर बोली, ये 5% और मिल गए। हाँ, उस सुंदरलाल के दोस्त को डराया कि कंपनी डूबने वाली है और ये शेयर दिखाए। वो मेरे झांसे में आ गया और उसने अपने शेयर मुझे दे दिए, राहुल बोला। फिर उसने एक और पेज निकाला और आरजू को दिया। आरजू ने वो पेज खोल कर पढ़ा। उसमें सुंदरलाल द्वारा प्रकाश और उसकी वाइफ के बैंक अकाउंट थे और एक लिफाफे में सौम्या और सतीश की कुछ तस्वीरें थी। आरजू खुशी से बोली, अब तुम चिंता छोड़ो, तुम्हें उसकी वाइफ के 10% शेयर लेकर मैं दिखाती हूँ। अच्छा ठीक, पहले चलकर खाना तो खा लो, कहकर राहुल उसे लेकर डाइनिंग रूम में आ गया। पापा वहाँ पहले से ही बैठे थे। आरजू भी जाकर राहुल के साथ बैठ गई। उन लोगों ने खाना खाया। पापा ने आरजू को नौकरों की तरफ इशारा करते हुए कुछ पैसों के लिफाफे देते हुए कहा, बेटा ये इन लोगों को दे दो, ये हमारी परंपरा है। फिर उन्होंने लीजा को बुलाया। देखो लीजा, सभी को यहाँ बुला दो। लीजा की एक आवाज़ से सारे नौकर लाइन बनाकर खड़े हो गए। कुल 5-6 लोग थे। आरजू और राहुल ने सबसे पहले लीजा को पैसे दिए। उसके बाद सबको बारी बारी से लिफाफे दिए। सब ने उन्हें लाखों दुआएं दी। इसके पापा इन्हें अपने बेडरूम में ले गए। वहाँ उन्होंने अलमारी में से चाबी निकाल कर आरजू को दी। बेटा ये इस घर की चाबियाँ हैं, अब ये तुम्हारे हवाले हैं। ये चाबी लेकर जाओ। वो दीवार के पास गए और वहाँ लगी स्विच दबाई। दीवार एक पर्दे की तरफ पीछे हट गई। अंदर एक सीक्रेट रूम था। वहाँ तिजोरी थी। उस गोल्डन चाबी से इसे खोलो। आरजू ने ऐसा ही किया। अंदर सोना ही सोना पड़ा था। आरजू ने इतने गहने कभी नहीं देखे थे। पापा ने उसमें से एक डिब्बा निकाल कर उसे देते हुए कहा, यहाँ बैठो बेटा, ये गहने हमारे पुश्तैनी गहने हैं। अगर राहुल की मम्मी ज़िंदा होती तो वो तुम्हें अपने हाथों से सजाती। बेटे ये सारे जेवर पहन कर तस्वीर खिंचवाना। ये देखो, ये राहुल की मम्मी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी दादी है। ये सब ने इन गहनों को पकड़कर फ़ोटो खिंचवा कर यहाँ रखी है। ये एक तरह से हमारी ख़ानदान की औरतों की परंपरा है। फिर इसी तरह अपनी बहू को देकर फ़ोटो खिंचवा कर रख देना। सबको इस बारे में समझा देना, कहकर पापा जी ने वो डिब्बा आरजू को दे दिया। उन्होंने फोटोग्राफर बुलाया हुआ था। आरजू ने सारे जेवर पहने और फिर फ़ोटोज़ खिंचवाई। फिर सारे गहने वापस तिजोरी में रख दिए। तुम सच में कोई महारानी लग रही थी वो सब पहन कर, राहुल ने आरजू से कहा। आरजू मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों लिविंग रूम में पापा के पास आकर बैठ गए। राहुल बोला, पापा आप यहाँ कब तक हैं? मेरा मतलब है इस बार कितनी लंबी छुट्टी से आए हैं? बेटा वहाँ मेरा बहुत काम पड़ा है, मुझे आज ही जाना है, 3 बजे की फ़्लाइट है। पापा बोले,
पापा, मुझे पता है आपका पहला और आखिरी प्यार काम है, सो मैं रोकूंगा नहीं, आप अपना काम देखिए, लेकिन जल्दी वापस आइएगा। फिर दोपहर 2 बजे वो पापा को एयरपोर्ट छोड़कर अपने घर आ गया। राहुल वापस आया तो उसने देखा कि आरजू सारे गिफ्ट्स खोल खोल कर देख रही थी। राहुल चुपचाप दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। वो हर गिफ्ट को खोलने के बाद कभी खुशी में तो कभी दुखी सा मुंह बनाती। राहुल को उसे देख देख कर हंसी आ रही थी। वो धीरे से उसके पास गया। वो उसे डराना चाहता था, पर आरजू ने उसे पहले ही देख लिया था। आखिर वो सीक्रेट एजेंट यूं ही नहीं बनी थी। वो बोली, छोड़ आए पापा को। ओहो, तुम तो ज़रा सा भी मज़ा नहीं लेने देती। सोचा था कि तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखकर मज़ा आएगा, लेकिन राहुल ने गहरी आंख भरी। जनाब, अभी कल तो शादी हुई है, अभी से पछताने लगे, आरजू ने छेड़ते हुए कहा। पछताएं मेरे दुश्मन, मुझे तो बड़ी मुश्किल से मेरी ज़िंदगी मिली है, कहकर उसने आरजू को पकड़कर गले से लगा लिया। लीजा स्नैक्स लेकर उनके कमरे तक आई। दरवाज़ा खुला था। वो अंदर उनकी बात सुनकर चली गई। उसने बाकी के नौकरों को भी कह दिया कि कोई भी नौकर उसे पीछे बिना ऊपर न जाए। शाम को राहुल ने एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना था, तो उसने जाते वक्त सोती हुई आरजू को देखा और उसके पास जाकर उसके माथे को चूमा और बाहर आ गया। लीजा ने उसे चाय के लिए पूछा तो वो बोला, मैंने नहीं पीनी, मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। आरजू उठे तो उसे बता देना, कहकर राहुल चला गया। आरजू को मनीषा का फ़ोन आया। फ़ोन की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने टाइम देखा, 7 बज गए थे। उसने फ़ोन उठाया। हेलो मनीषा, क्या हाल है? मेरा तो ठीक है, तू बता तेरा क्या हाल है? कहाँ थी? कब से फ़ोन बजा रही थी? कहीं राहुल के साथ तो नहीं है और मैंने तुम्हारा स्पेशल टाइम ख़राब कर दिया हो? मनीषा ने उसे छेड़ते हुए कहा। अरे नहीं, कल की थकावट थी सो नींद आ गई। फ़ोन साइलेंट पर था, पता नहीं चला। राहुल तो काम पर गया हुआ है, आरजू बोली। चलो अब हम क्या करें, मैंने तो बहुत डरते हुए फ़ोन किया कि कहीं रंग में भंग न पड़ जाए, मनीषा बोली। रंग और भंग तुझे मुबारक हो। तू बता कौन सा पसंद आया, मेरे भैया ईशान या रॉकी? जिससे उंगली लगाएगी उसी से तेरी शादी करा दूंगी, आरजू बोली। हाय आरजू, कहाँ दुखती रग पर हाथ रख दिया, मुझे तो तीनों ही पसंद हैं। उदय की सादगी, राकी की बोल्डनेस और ईशान की लुक। हाय, क्या मैं तीनों पर उंगली रख सकती हूँ? मनीषा ने मस्ती करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, तू ऐसा कर, तू कोई चौथा ही ढूंढे, नहीं तो तेरा पता नहीं मेरे तीनों भाइयों को बर्बाद कर दे। आरजू ने भी मजाक किया। फिर दोनों ही हंस पड़ी। बस ऐसे ही हंसते रहना। मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि मैं कल वापस जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों यार? इतने महीनों बाद आई, अब फिर चल ही दी। कुछ दिन तो रुक, आरजू बोली। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करूं, फ़ोन आ गया, जाना ही पड़ेगा। आज मम्मी के पास जा रही हूं, आज रात वहीं रुक कर कल चली जाऊंगी। सुबह ही पता चला। तुझे बताना चाहती थी पर सोचा कि तेरी कल ही शादी हुई है, 100 काम होंगे, इसलिए नहीं फ़ोन किया, मनीषा बोली। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि तुझसे अब मिल लूँ, पर तू आंटी के पास जा रही है। सच यार, घर के लिए मिठाई तो ले जाती। कितने बजे जाना है तूने? मैं भिजवा देती हूँ, आरजू बोली। यार कैसी बातें करती है, मिठाई मैं खुद ही ले लूँगी वहाँ जाकर। वैसे भी रिबन कटाई और जूता चुराई पर काफ़ी पैसे मिले हैं। यार ये अमीर लोगों के मज़े हैं, हम लोग एक एक रुपया सोचकर खर्च करते हैं। और राहुल ने कितनी आसानी से मुझे 1 लाख दे दिया। मैंने मना भी किया, पर पता है वो क्या बोला? वो बोला कि तुमने बचपन से मेरी आरजू का बहुत साथ दिया, उसे जो खुशियाँ दी उसके बदले में 1 लाख कुछ नहीं है। तेरा पति सच में पागल है, रुला दिया मुझे। मैंने कहा कि मैंने इसलिए किया क्योंकि तू मेरी इकलौती फ्रेंड थी, मुझे भी सिर्फ तेरा सहारा था। तो बोला कि आरजू मेरी ज़िंदगी है, उसके लिए कुछ भी। सच कहती हूँ, मुझे तेरे लिए बहुत खुशी हुई कि भगवान ने तुझसे जो प्यार बचपन में छीन लिया था उसे दुगुना तिगुना करके वापस कर दिया है। अच्छा चल, मुझे देर हो रही है, फ़ोन रखती हूँ, पहुँचकर फ़ोन करूँगी। मनीषा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पता था कि अगर वो और बात करेगी तो वो उसका भी मूड खराब कर देगी। आरजू भी उसकी बातें सुनकर रो रही थी। तभी राहुल आ गया। उसने आरजू को रोते देखा तो वो भागकर उसके पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, क्या हुआ आरजू, रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हुई क्या? उसने सोचा कि दोपहर में जो उनके बीच हुआ उसके कारण ये रो रही है।
नहीं कुछ नहीं, वो मनीषा का फ़ोन था, वो वापस जा रही है। पगली बातें ही रुलाने वाली करती है। तुम मुझसे मिलना चाहती हो? हाँ, पर वो आज रात अपनी मम्मी के घर रुकेगी, फिर कल की फ़्लाइट से चली जाएगी, आरजू बोली। उसकी मम्मी का घर कहाँ है? राहुल बोला। वो दूसरे शहर में है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम उसकी मम्मी के घर चलते हैं, फिर तुम उससे मिल लेना, राहुल बोला। उसकी बात सुनकर आरजू खुश हो गई। वो जल्दी से तैयार हो गई और दोनों के साथ ले जाने वाले कपड़े भी रख लिए और गिफ्ट में उसकी मम्मी और उसके लिए 2 गिफ्ट ले लिए। वो 2 घंटों में वहाँ पहुँच गए। मनीषा अभी पहुँची भी नहीं थी। वो अंदर आई तो आंटी उसे देखकर हैरान रह गई और बोली, हाय आरजू, तू कितनी बड़ी हो गई है। अच्छा ये तेरा पति है? जीते रहो बेटा, आओ अंदर आओ, मनीषा की मम्मी बोली। राहुल ने देखा कि बेशक घर छोटा था पर हर साजो सामान था घर में। आंटी चाय बना रही थी, आरजू पास ही खड़ी थी। उन्होंने बताया, मनीषा भी आती ही होगी। जाओ बेटा, तुम वहाँ दामाद जी के साथ बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं आंटी जी, मैं तो आपके पास ही रुकूंगी। आरजू ने पीछे से आंटी को हक करके अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। आंटी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मनीषा घर आई तो घर के बाहर बड़ी सी महंगी कार देखकर सोचने लगी कि कौन आया होगा। वो अंदर आई तो लिविंग रूम में राहुल को देखकर चीख पड़ी, अरे आप यहाँ कैसे आए? आरजू भी आई है, कहाँ है वो? राहुल ने किचन की तरफ उंगली कर दी। मनीषा भागकर किचन में गई और जाकर माँ और आरजू को गले लगा लिया। दोनों बहुत खुश हुई। आरजू ने उसे बताया कि ये सब राहुल का किया है। मनीषा ने राहुल को कहा, जीजू आप बहुत ही अच्छे हैं, मेरी आरजू को ऐसे ही खुश रखना। उसे यहाँ लाने, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरजू की खुशी के लिए कुछ भी। आरजू तुम यहीं रुको, एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई है, विजय का फ़ोन आया था, तुम्हें कल लेने आ जाऊंगा, राहुल बोला। तुम इतना थक गए हो, अब वापस आओगे फिर लेने आओगे? ऐसा करो तुम जाओ, कल मैं खुद ही आ जाऊंगी, मेरी फिक्र मत करो, अपना काम देखो, आरजू बोली। ओके कहकर राहुल निकल गया। वो दोनों अपनी बातों में मस्त हो गई। राहुल ने उसे बताया नहीं था कि मॉडल और फिल्म स्टार दिव्या ने सोशल मीडिया में उन दोनों की फ़ोटोज़ डालकर हंगामा कर दिया है। उसका कहना है कि राहुल उसका बॉयफ्रेंड था, वो दोनों लिव इन रिलेशन में थे। राहुल ने उससे ब्रेकअप किए बिना, उसे बताए बिना शादी कैसे कर ली। राहुल को विजय ने जैसे ही बताया, उसने विजय को अब हैंडल करने को कह दिया था, पर उसे पता नहीं कि दिव्या के फैन कैसे रिएक्ट करेंगे। वो सारे रास्ते सोचता जा रहा था। उससे ये बड़ी गलती हो गई कि उसने दिव्या की मदद की उसके फेमस होने में, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी। वो कंपनी में पहुंचा तो गेट पर मीडिया के कुछ लोग थे। राहुल कार अंडरग्राउंड पार्किंग में ले गया और वहां की वीआईपी लिफ्ट से अपने कमरे में चला गया। ये पार्किंग सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए थी, इसलिए यहाँ मीडिया के लोग नहीं आ सकते थे। राहुल अपने कमरे में आ गया। विजय ने उसे वीडियो तो पहले ही भेज दी थी, अब उसने वो न्यूज़पेपर दिखाए जिसमें ये सब निकला था। विजय बोला, सर मैं नेट से वो सब डिलीट करवा दिया है, पर ये न्यूज़पेपर तो कई घरों में पहुंच गए होंगे। तभी राहुल का फ़ोन बजा। उदय के दादाजी का फ़ोन था। हेलो राहुल, ये सब क्या है? तुमने बताया नहीं पहले। तुम हमारी निक्की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? निक्की कहाँ है? उसका फ़ोन नहीं लग रहा। ठीक भी है वो? दादाजी ये कुछ नहीं है। आपको पता है कि मीडिया वाले कैसे पॉपुलर होने के लिए झूठी खबरें छापते रहते हैं। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मेरा आरजू के सिवा कभी किसी से ना कोई रिलेशन था और ना रहेगा। ये दिव्या हमारी स्पोक्स पर्सन थी, तो अपने प्रोडक्ट के लिए मैं उसके साथ पार्टीज़ वगैरह में जाता था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उदय सब जानता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब सेट कर दूंगा, राहुल ने आश्वासन दिया। राहुल के जाने के बाद आरजू मनीषा और उसकी मम्मी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। फिर मम्मी किचन में काम करने चली गईं, तो वो दोनों अपनी बातों में लगी रही। किसी ने भी फ़ोन नहीं देखा। शाम का अखबार देखना तो दूर की बात, उस पर आरजू के फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। राहुल ने दादाजी से बात करने के बाद आरजू को फ़ोन मिलाकर देखा, वो स्विच ऑफ बता रहा था। उसने मनीषा को फ़ोन किया। हेलो मनीषा, आरजू से बात कराना, उसका फ़ोन बंद आ रहा है। मनीषा ने राहुल को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है जीदू, जाते ही मिस करने लगे? क्या करें, ये मेरी ज़िंदगी है, एक पल भी जीना मुश्किल है उसके बिना, राहुल भी अपने अंदाज में बोला। मनीषा ने आरजू को फ़ोन देते हुए कहा, ओहो ये लो, करो बात अपनी ज़िंदगी से। उसने फ़ोन आरजू को दे दिया।
क्या हुआ? आरजू बोली। तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है। आरजू, एक बात बतानी है। मैं नहीं चाहता कि तुम फ़ोन या अखबार में देखो या कोई तुम्हें बताए। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले ही तुम्हें बता दूँ, राहुल बोला। क्या हुआ राहुल, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? आरजू, जो वो दिव्या है ना, उसने मीडिया में मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने उसे धोखा दिया है, कि मैं उसके साथ लिव इन रिलेशन में था और उससे पूछे बिना शादी कर ली। आरजू, ये सब झूठ है। मैं कभी किसी के साथ लिव इन में नहीं रहा। मैंने किसी को टच भी नहीं किया। हाँ, पार्टीज़ वगैरह में साथ ले जाता था क्योंकि लोग मुझे गे समझने लगे थे। आरजू, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे तुम्हारे सिवा किसी से भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, राहुल बोलता चला गया। राहुल, तुम मुझे कोई क्लेरिफाई क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसको जवाब देने की सोचो। कोई नहीं, तुम मेरी चिंता न करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आरजू की बात सुनकर राहुल को कुछ तसल्ली हुई। फ़ोन बंद करके आरजू ने सोशल मीडिया पर चेक किया तो सारा नेट राहुल और दिव्या की रिश्तों से भरा पड़ा था। वो परेशान हो गई। तब उसने हैरी को फ़ोन किया और उसे दिव्या के पिछले साल के रिलेशन निकालने को कहा। हैरी फ्री था, वो काम पर लग गया। राहुल भी कुछ हल निकालने की सोच रहा था। उसने अपनी वीडियो रिलीज की जिसमें उसने सारी सच्चाई सबके सामने खोल दी। उसने बताया, मैं बचपन से अपनी मौजूदा पत्नी आरजू से प्यार करता था। उसे बचपन में ही किसी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन मुझे उसके वापस आने की आस थी। उसी वजह से मैंने किसी लड़की को अपने पास नहीं आने दिया। लोग मुझे गे कहने लगे तो दोस्तों की सलाह से मैंने दिव्या, जो हमारे प्रोडक्ट की स्पोक्स पर्सन थी, मैं उसे साथ 1-2 इवेंट्स और पार्टीज़ में गया तो उसने ये बात फैला दी कि हम लिव इन रिलेशन में हैं। मैंने उस समय विरोध नहीं किया क्योंकि इससे हम दोनों को बेनिफिट था। उसको पॉपुलैरिटी मिल गई और मुझे मेरी इमेज सुधारने का मौका, जबकि असल में मैंने कभी इसे हाथ तक नहीं लगाया। इसे तो क्या, मैंने अपनी वाइफ के सिवा किसी को हाथ नहीं लगाया। राहुल के इस वीडियो का असर कुछ खास नहीं हुआ। हैरी ने दिव्या की सारी हिस्ट्री निकाल ली। उसे एक रिपोर्ट मिली जिससे पता चला कि पिछले साल अमेरिका के किसी होटल में उसे किसी अमेरिकन ड्रग डीलर के साथ पकड़ा गया था। पकड़े गए अमेरिकन ने पुलिस को बताया, ये एक कॉल गर्ल है, इसने मुझसे एक रात के $1500 लिए हैं। मुझे इससे मेरे फ्रेंड ने मिलाया था जो इसका रेगुलर कस्टमर था। वीडियो में दिव्या पास खड़े उससे मिन्नतें कर रही थी कि मुझे बचा लो। उसने अपना मुंह छिपाने की कोशिश भी की थी पर वो छुपा नहीं सकी। उसने ये वीडियो इंडिया में रिलीज़ होने भी नहीं दिया था। हैरी ने ये वीडियो आरजू को भेज दिया। आरजू वो वीडियो देखते ही हैरान रह गई। ये दुनिया भी अजीब है, फेमस होने के लिए भी इंसान क्या क्या करता है। उसने दिव्या को वो वीडियो भेजी और मैसेज सेंड किया कि अगर चाहती हो कि मैं ये वीडियो वायरल न करूं तो राहुल के ऊपर लगे झूठे आरोपों को वापस ले लो। तुम्हारे पास आज रात तक का ही समय है, और हाँ, मीडिया के सामने सच बता देना, नहीं तो मैं सच सच बता दूंगी। ये देखकर दिव्या की तो मानो जान ही निकल गई। ये राज तो वो अमेरिका में ही दफन कर आई थी, ये यहाँ इनके पास कैसे आ गया? उसने तो राहुल से पैसे ऐंठने के चक्कर में ये सब किया था। अब अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो क्या होगा? वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ड्रग्स डीलर का नाम सुनकर पुलिस अलग से परेशान करेगी। उसने माफ़ी मांगना ही ठीक समझा। अगले दिन दिव्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर राहुल से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी कहा सब झूठ था। हम कभी साथ में नहीं थे, लिव इन में रहना तो दूर की बात है। मैंने पैसे ऐंठने के चक्कर में ऐसा किया। मैं राहुल, आरजू, अपने फैंस से और आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, कहकर उसने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। उसका बयान आते ही सब ठीक हो गया। राहुल आरजू को लेने मनीषा के घर पहुँच गया था। मनीषा ने दरवाज़ा खोला तो बोली, वाह जीजू, आप तो आ भी गए, हमने तो सोचा था कि आप नहीं आओगे। राहुल भागकर आरजू के पास गया और बोला, आरजू, उस दिव्या ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने मान लिया कि वो सब कुछ झूठ बोल रही थी। कैसे ना मानती, अपनी आरजू ने उसे फंसा जो लिया था, मनीषा बोली। आरजू ने? क्या मतलब है तुम्हारा? पहले आराम से बैठिए, अब ये देखिए। आरजू ने राहुल को दिव्या का वीडियो दिखाया, फिर बोली, बस उसे ये दिखाया तो वो तोते की तरह माफ़ी मांगने लगी। लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? राहुल ने पूछा। ये मेरे फ्रेंड हैरी का काम है, वो हैकिंग की दुनिया का इकलौता राजा है, किसी की भी खबर निकाल लेता है, आरजू बोली।
भाई तुम्हारे हैरी को थैंक यू कह देना, कभी बुलाओ उसे मिलने, राहुल बोला। मनीषा की टैक्सी भी आ गई। वो लोग भी मनीषा के जाते ही निकल पड़े। दोनों बहुत खुश थे। वो लोग घर आ गए। अगले दिन आरजू ने मिसेस सुंदरलाल से मिलने की सोची। हैरी ने उसका फ़ोन नंबर ढूंढ कर दे दिया। उसने उसे कॉल किया। उधर से फ़ोन उठते ही आरजू बोली, देखिए मैं आपको आपके पति के एक अफेयर के बारे में बताना चाहती हूँ, अगर आप सुनना चाहो तो। आरजू की बात सुनकर मिसेस सुंदर की बोलती ही बंद हो गई। वो बोली, मुझे पहले से ही शक था, इनके लक्षण ही ऐसे हैं। आपको कैसे पता? मेरे पास सारे सबूत हैं, आप देखकर हैरान हो जाएंगी, आरजू बोली। कहाँ मिलोगी? होटल सी व्यू 6 बजे। कहकर आरजू फ़ोन रखने लगी तो वो बोली, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पहचान लूँगी आपको, आरजू ने कहकर फ़ोन काट लिया। शाम 6 बजे वो होटल पहुँच गई। मिसेस सुंदरलाल भी पहुँच गई थी। आरजू निक्की का बेस बनाकर आई थी। वो उसके पास आकर बोली, मिसेस सुंदर, मैंने ही आपको बुलाया है। मुझे तरस आता है आप पर। आपकी ना आपके पति ने कभी कदर की और ना ही आपके बेटे ने। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। ये देखिए, आपके पति मिसेस प्रकाश के अकाउंट में हर महीने कुछ अमाउंट डालते हैं, देख लीजिए। ऐसे ही आपके बेटे अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट में। आपको इसकी खबर नहीं है शायद, आरजू बोली। नहीं, ये सब झूठ है। मेरे बेटे की तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, और ये मिसेस प्रकाश को तो देख ही लूँगी मैं। ये देखिए, ये आप ही का बेटा है ना? आरजू ने उसे सौम्या और सतीश की फ़ोटोज़ दिखाई। वो हैरान होकर बोली, ये दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप कर सकती हैं। ये लोग आज या कल आपसे आपके शेयर मांग लेंगे। आपके पास कितने शेयर हैं? उनकी कीमत बहुत है। ये लोग लेकर वो भी अपनी अपनी प्रेमिका को दे देंगे। आप किसी भी हालत में वो शेयर न देना। अगर बेचने का इरादा हो तो मुझे बताना, आरजू बोली। तुम ये सब शेयर के लिए कर रही हो? नहीं, आपके लिए। अगर आप मुझे ये शेयर देंगी तो कल को ये कंपनी की चेयरमैन आप बन सकती हैं। ये कैसे हो सकता है? सब हो सकता है। मेरे पास 35% शेयर हैं। अगर आप 10% मुझे दे देंगी तो मेरे पास सबसे ज़्यादा शेयर होंगे। मैं आपको इसके अच्छे पैसे दे दूंगी और वक्त आने पर आपको कंपनी दे दूंगी, आरजू बोली। कितने दे सकती हो? आप बताइए कितने चाहिए? 3 करोड़ दे सकती हो? 1 करोड़ ठीक है। नहीं, ये कम है, कम से कम 2 करोड़ तो दो। चलो ना आपकी न मेरी, 1.5 करोड़ पर बात पक्की करते हैं, आरजू बोली। वो मान गई। उन्होंने 2 दिन बाद मिलने की बात पक्की की और अपने अपने रास्ते चल दी। एहसल मेंशन। मिसेस सुंदरलाल अपने पति और बेटे का इंतज़ार करने लगी। रात के 8 बजे बेटा आया। वो बोली, कहाँ घूमते रहते हो सारा दिन? मम्मी, काम पर गया था, उसने हमेशा की तरह जवाब दिया। अच्छा, तो इस काम पर जाता है तू? तेरी वो गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? मम्मी, आपको किसने बताया? आप पापा को मत बताना। मैं तो पापा के पाप कम करना चाहता हूँ। वो लड़की वही है जिसे पापा ने किडनैप करके जंगल में छोड़ दिया था। ये तो उसे अच्छे लोग मिल गए इसलिए ज़िंदा है। मैंने पता करवाया था। अब मैं उससे शादी करके पापा का पाप आधा कर दूंगा, सतीश बोला। लेकिन बेटा, अगर वो हमें लूट कर ले गई तो? नहीं मम्मी, वो ऐसी लड़की नहीं है, बहुत ही सीधी शरीफ है, मुझे दिलो जान से चाहती है। मम्मी, कोई अपने शेयर खरीदता फिर रहा है, आप अपने शेयर मेरे नाम कर दो, नहीं तो कोई ठग ले जाएगा, सतीश बोला। हाँ, ताकि तू उस लड़की को दे सके, है ना? अरे माँ, उस लड़की से पापा ने 2 करोड़ कमाए थे। अगर हम कुछ दे भी देंगे तो कौन सा ज़्यादा है? वैसे भी मैंने पापा को ही देने हैं, वो बोला। पापा भी अपनी गर्लफ्रेंड को दे देंगे। क्या कह रही हो मम्मी? सही कह रही हूँ। ये देख, तेरे पापा हर महीने प्रकाश को पैसे देते हैं, साथ में उसकी पत्नी को भी अलग से दे रहे हैं। जब प्रकाश को दे रहे हैं तो उसे देने का कोई मतलब नहीं है। मुझे शक है कि वो नाम के लिए प्रकाश की पत्नी है, असल में वो उनकी कीप है। मुझे डर है कि वो बेटा भी इनका ही न हो, फिर तू भूल जाना कि तुझे कुछ मिलेगा, वो उसे कागज़ देते हुए बोली। मम्मी, ये तो सच में बहुत ही बड़ी समस्या है। मैं तो सोच रहा था कि मैं पापा से बात करूं, लेकिन पापा तो बहुत ही खराब निकले। अब हम क्या करेंगे? बेटा, मुझे तो अपने शेयरों के 1.5 करोड़ मिल रहे हैं, मैंने तो बेच दिए। अगर तुझे बेचने हैं तो तू देख ले। सुन, हम मिलकर नई कंपनी बना लेंगे, 3 करोड़ बहुत होते हैं। मम्मी, लेकिन अगर अगले ने पैसे न दिए तो? सतीश बोला। हम सब कुछ सोच समझ कर करेंगे। सतीश भी मान गया। वो अपनी मम्मी के साथ जाने को राजी हो गया।
आरजू ने आकर राहुल को बताया। राहुल, मिसेस सुंदरलाल 1.5 करोड़ में मान गई हैं। 3 मांग रही थी लेकिन मैंने 1.5 में फाइनल किया है। परसों को आने का वादा किया है। अच्छा, तुमने तो बड़ी ही सस्ते में ले ली। मैं तो 5 में भी ले लेता। तुम अच्छी बिजनेस हो, मेरी पार्टनर बन जाओ। जनाब, आपकी लाइफ पार्टनर तो बन गई हूँ, अब और कितनी पार्टनर बनूँ? आरजू बोली। हाँ, वो भी तो है। मेरी लाइफ पार्टनर तो तुम हो ही। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम भी करो। अब मेरे आसपास और लड़कियाँ होंगी तो मेरा दिल किसी पर आ गया तो? राहुल बोला। कोई नहीं, तुम्हारे आसपास इतनी सुंदर लड़कियाँ नहीं होंगी जितने मेरे डिपार्टमेंट में हैंडसम लड़के हैं। मैं भी वहाँ काम करने चली जाऊँगी। आरजू ने उसकी बात पर बात मारी। राहुल को बात समझ आ गई। अरे यार, तभी तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस में रखना चाहता हूँ। दुनिया की सबसे सुंदर लड़की भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। आरजू हंस दी। राहुल भी हंस पड़ा। दोनों काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे। 2 दिन बाद आरजू उससे मिलने चल दी। वो देखकर हैरान रह गई कि उसके साथ सतीश बजाज भी आया था। उसके आते ही सतीश हाथ मिलाकर बोला, आप धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगी। मुझे इससे कुछ नहीं मिलना है। मैं सिर्फ तुम दोनों की भलाई चाहती हूँ। अब मर्जी है आपकी, कहकर आरजू जाने के लिए उठी। सतीश बोला, लेकिन तुम हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड क्यों हो? मुझे तुमसे या तुम्हारी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बार कह दिया कि कह दिया। आपको बेचना है बेच दो, नहीं तो मैं चलूँ, आरजू बोली। सतीश भी मान गया। दोनों ने अपने शेयर 4 करोड़ में दे दिए। आरजू लेकर चलती बनी। अब आरजू के पास SL बिल्डर्स के सबसे ज़्यादा शेयर आ गए। अब उसके पास 55% शेयर थे। उसने SL बिल्डर्स की बोर्ड मीटिंग बुलाई और राहुल के साथ वहां गई। उसने 55% शेयर दिखाकर कंपनी की चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव रखा। वोटिंग के आधार पर उसे चेयरमैन बना दिया गया। अब सुंदरलाल उनसे गुस्सा हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वो चोट खाए कुत्ते की तरह चिल्लाने लगा, तुम होते कौन हो मेरी कंपनी में आकर मुझसे मेरी जगह छीनने वाले? मुझे जानते नहीं हो तुम? वो हाल करूँगा कि देखते रह जाओगे, सुंदरलाल बोला। हम जानते हैं कि तुम कौन हो। हम तुम्हें उस समय से जानते हैं जब तुमने ये काम भी शुरू नहीं किया था। दूसरा उठाने और छोड़ने का काम करते थे। गीदड़ शेर की खाल पहनकर शेर नहीं बन जाता, रहेगा वो गीदड़ ही। और हम वो नहीं जो तेरी गीदड़ धमकियों से डर जाएं, कहकर राहुल उठा और आरजू का हाथ पकड़कर चल दिया। बाहर आकर राहुल ने ईशान को फ़ोन किया। हेलो ईशान, आकर उसको पकड़ ले, अब मौका अच्छा है। सबूत तुम्हारे फ़ोन में भेज दिए हैं, इनके प्रिंट आउट निकलवा लो। साला बचना नहीं चाहिए, खुद को समझता क्या है? राहुल के सामने भौंकता है। उसने हरी द्वारा भेजे गए सुंदरलाल के खिलाफ सारे सबूत ईशान को भेज दिए। वो आकर कार में बैठ गए। राहुल ने आरजू को बधाई दी। बहुत बहुत बधाई हो, कहकर उसने आरजू को गले से लगा लिया। अगले दिन अखबार में सुंदरलाल, उसके दोस्त प्रकाश, उसकी पत्नी को पुलिस ने पुराने किडनैपिंग के केसों के सिलसिले में पकड़ लिया है। हर तरफ हाहाकार मच गया। कई ऐसे और लोग सामने आए जिनके बच्चे किडनैप हुए थे। उन पर केस दर्ज हुए। आरजू को और उसके परिवार को अब चैन आया। 3 महीने बाद आरजू सुबह उठी तो राहुल चला गया था। वो नीचे आई तो उसे चक्कर आ गया। वो कुर्सी पर बैठ गई। लीजा ने उसे पानी दिया। आरजू को भूख लग रही थी। उसने लीजा को कहा, लीजा बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। कुछ रुक कर बोली, शायद इसी वजह से चक्कर आ गया। आपका कुछ खास खाने का भी मन करता है, जैसे कभी मीठा या नमकीन? हाँ, कभी कभी मीठा खाने की भय तलब उठती है, आरजू बोली। मैडम, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं? चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। सर को फ़ोन करूं? कहकर लीजा राहुल को फ़ोन करने लगी, पर आरजू ने रोक दिया। लीजा, पहले हम कंफर्म कर लें, फिर उन्हें बताएंगे। फिर लीजा उसे हॉस्पिटल ले गई। वो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए। रिजल्ट आने पर उसे अंदर बुलाया और बोले, बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं। सच्ची? आरजू को विश्वास नहीं हुआ। दोनों बहुत खुश हुए। वो खुशी खुशी जा रही थी कि उन्हें रास्ते में उदय मिल गया। वो आरजू को देखकर घबरा गया। निक्की, तुम यहाँ किससे मिलने आई थी? सर, मुंह मीठा कराइए, आप मामा बनने वाले हैं, लीजा बोली। क्या सच्ची निक्की? उसने उसे गले लगा लिया। तूने राहुल को बताया? नहीं, हमें भी अभी ही पता चला है। मैं उसे बुलाता हूँ, कहकर उसने राहुल को फ़ोन किया। हेलो राहुल, कहाँ हो तुम? आरजू हॉस्पिटल में है, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। कुछ ही देर में राहुल वहाँ आ गया। वो भागकर आरजू के पास आया। लीजा और उदय पहले ही बाहर चले गए। राहुल ने पूछा,
क्या हुआ आरजू, तुम्हें कुछ देर पहले ही तो ठीक ठाक छोड़कर गया था, अचानक क्या हो गया? राहुल कहकर उसने अपनी रिपोर्ट्स उसके हाथ में पकड़ा दी। वो रिपोर्ट्स पढ़कर कभी आरजू को तो कभी रिपोर्ट्स देखता रहा। वो खुश होकर आरजू से लिपट कर बोला, क्या ये सच है? आरजू ने शर्मा कर हाँ में सिर हिला दिया। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चीख चीख कर सबको बताना चाहता था कि वो पापा बनने वाला है। तब उदय और लीजा अंदर आए और उसे बधाई दी। राहुल ने उदय को गले लगा लिया। फिर राहुल ने लीजा को कुछ पैसे दिए। वो बहुत ही खुश थी। राहुल आरजू और लीजा को लेकर घर आ गया। वो आरजू को कुछ करने नहीं दे रहा था, एक गिलास तक नहीं उठाने दे रहा था। आरजू बोली, राहुल तुम इस तरह कब तक करोगे? तुम्हें पता है कि अभी इसे पैदा होने में कम से कम 10 महीने लगेंगे। तुम क्या इतने दिन यही करोगे? हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं नहीं चाहता कि इसे कोई नुकसान हो। राहुल बोला, अगर ऐसा चाहते हो तो सब करना छोड़ दो। जितना मैं काम करूँगी, जितना चलूँगी फिरूँगी, उतना ही इसके लिए अच्छा है, समझे? आरजू बोली, लेकिन अगर काम करते वक्त तुम गिर गई या कुछ हो गया तो? नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम यहाँ बेड पर बैठो, कुछ लेना है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। और जनाब का काम कौन करेगा? मैं विजय से कहकर काम यहीं मंगवा लूँगा, यहीं से सारे काम कर दिया करूँगा। राहुल बोला। आरजू परेशान हो गई। राहुल सारा दिन उसके पास रहा, बेड से पैर नीचे नहीं रखने दिया। लीजा से कहकर खाना भी ऊपर ही मंगवा लिया। आरजू ने बताया कि डॉक्टर ने सैर करने को कहा है, तो वो उसे खुद शाम को सैर पर ले गया और जब कोई पास से गुजरता तो वो उसके पेट के आगे हाथ कर लेता। आरजू को बहुत शर्म आती। उसने सैर का आइडिया भी छोड़ दिया। राहुल ने नीचे वाले गेस्ट रूम को अपना बेडरूम बना लिया। अब उसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी थी। राहुल एक घड़ी के लिए भी उससे दूर नहीं हुआ। आरजू तो एक दिन में परेशान हो गई। लीजा आती, वो भी उसकी हालत पर हंसकर चली जाती। अगली सुबह उसे एक आइडिया आया। उसने राहुल से कहा, राहुल हमने मम्मी को बताया ही नहीं, उन्हें पता चलेगा तो वो कितना खुश होंगी और पापा दादा तो और भी खुश होंगे। चलो ना उनके घर चले। राहुल उसकी बात कैसे टाल सकता था। वो तैयार होकर उसे उदय के घर ले गया। सुबह का वक्त था, सब घर पर ही मिल गए। आरजू हमेशा की तरह मम्मी और पापा के बीच में बैठी थी। राहुल ने उदय की तरफ इशारा किया कि तू बात कर, पर उदय ने इशारा किया कि तू बता। तब राहुल ही बोला, दादाजी मम्मी पापा हम आपको एक खुशखबरी देने आए हैं। अच्छा बेटा, क्या बात है? मम्मी ने आरजू की तरफ देखकर पूछा। मम्मी जी, आप नानी बनने वाली हो। राहुल ने बस इतना ही कहा था। क्या? तीनों एक साथ बोले। अरे वाह, मैं तो परदादा बन गया, दादाजी खुश होते हुए बोले। मम्मी और पापा ने आरजू को गले लगा लिया। राहुल ने उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन रोक नहीं पाया। मम्मी ने आरजू और राहुल की नज़र उतारी, फिर बोली, सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुम लोगों ने, दिल खुश हो गया। इतने सालों बाद इस आंगन में फिर से किलकारियाँ गूंजेंगी। फिर सबने नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान राहुल ने देखा कि मम्मी आरजू का बहुत ध्यान रख रही हैं। उसे अच्छा लगा। अगर आज उसकी मम्मी होती तो वो भी ऐसे ही खुश होती। सब होने के बाद राहुल बोला, अच्छा दादाजी हम चलते हैं। बेटा मेरी एक बात मानोगे? तुम काम पर चले जाओगे तो ये अकेली घर पर क्या करेगी? ऐसा करो तुम इसे यहाँ छोड़ जाओ, शाम को वापस आते वक्त ले जाना, नहीं तो कोई छोड़ आएगा। मम्मी इतना सफ़र इसके लिए ठीक होगा क्या? राहुल ने चिंता जताई। नहीं बेटा, कोई डर नहीं होता। तुम हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा, कोई डर नहीं होता। तुम्हें हमारे होते हुए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अपने तो घर में ही डॉक्टर हैं। आरजू ने मम्मी को कहा था, सो उन्होंने राहुल को कह दिया। वैसे भी वो ऐसे समय में आरजू को अपने पास रखना चाहती थी। राहुल ने आरजू की तरफ देखा। वो बोली, ठीक ही तो कह रही हैं मम्मी जी, वैसे भी मैंने कहीं नहीं जाना होता। दिन में मम्मी के पास रहूँगी, आप अपना काम भी आराम से कर सकते हो। राहुल कहता, ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। कहकर राहुल ने आरजू की तरफ देखा। आरजू उसे बाहर तक छोड़ने आई। राहुल बोला, सुनो, कोई काम नहीं, कोई शरारत नहीं, और ये मत सोचना कि मैं नहीं हूँ तो जो मर्जी करोगी, मैं कभी भी आ जाऊँगा। ओके, अब जाइए, वरना अंदर सब समझेंगे कि आप मुझे यहाँ छोड़ना नहीं चाहते। कहकर उसने राहुल को कार की तरफ धकेलते हुए बाय कहा। राहुल वापस मुड़ा, बोला,
एक और बात सुनो ज़रा। आरजू पीछे मुड़ी तो राहुल ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। आरजू ने वापस आकर चैन की सांस ली। वो आकर मम्मी के पास बैठ गई। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इस तरह क्यों सांस ली? मम्मी, कल सारा दिन बहुत परेशान कर दिया था उसने, पैर नीचे भी नहीं रखने दिया, तंग आ गई एक ही दिन में मैं। आरजू बोली। मम्मी हंस पड़ी, फिर बोली, लेकिन इससे तो पता चलता है कि वो मेरी गुड़िया को कितना प्यार करता है। अच्छा बताओ क्या खाना है, मैं बना देती हूँ, कहकर मम्मी किचन की तरफ चल दी। दादाजी और पापा उसके पास बैठे थे। दादाजी बोले, बेटे अगर राहुल ऐसा करता है तो अच्छा है, तुम थोड़ी लापरवाह हो इसलिए वो डरता है। देखो अब तुम्हें अपना ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। बेटा तुम्हें जो भी चाहिए खुद का कर मंगवा लिया करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाना भी पड़े तो अकेले नहीं जाना, ठीक है बेटा? अच्छा जाओ जाकर आराम करो, पापा बोले। आरजू अपने कमरे में आ गई। तभी राहुल का फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन उठाया तो राहुल ने पूछा, आरजू क्या कर रही हो? मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। राहुल ने फ़ोन बंद कर दिया। आरजू हैरान कि इसे क्या हुआ। तभी राहुल की वीडियो कॉल आई। आरजू अब समझी कि उसने फ़ोन बंद क्यों किया। उसने फ़ोन ऑन किया। हाँ जी राहुल, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, ये लो देख लो, मैं कमरे में ही हूँ और बेड पर। अब खुश? यार मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, तुम तो बेड तक पहुँच गई, तुम बहुत बोल्ड हो गई हो। राहुल ने मजाक किया। मुझे नहीं हंसना तुम्हारी ऐसी बात पर, तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, आरजू बोली। अच्छा नाराज़ मत हो, मैं सच में तुम्हें देखना ही चाहता था। भरोसा अगर तुम पर नहीं करूँगा तो किसी पर नहीं कर सकता। तुम खुश रहा करो। अगर तुम्हें मेरे बार बार फ़ोन करने से परेशानी होती है तो अब नहीं करूँगा। ओके टेक केयर, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। आरजू फिर हैरान, अब इसे क्या हुआ, कहीं नाराज़ तो नहीं हो गया? मैं भी पागल हूँ, यूँ ही बेचारे को डांटती रहती हूँ। इस बार उसने राहुल को फ़ोन किया। उसने झट से उठा लिया। हेलो, हाँ जी क्या हुआ, कुछ चाहिए? मैं आऊँ? नहीं अपना काम कीजिए, मैं तो समझी थी कि कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो गए। चलो ठीक है तुम काम करो, कहकर फ़ोन रख दिया। तब उसे चैन आया। दिन जल्दी से बीतने लगे। एक दिन शाम को आरजू को उसके पहले वाले पापा का फ़ोन आया। हेलो बेटा कैसी हो? ठीक हूँ पापा, आप बताइए आप कैसे हैं? आरजू बोली। ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी शादी को इतने दिन हुए, तुम घर नहीं आई, राहुल को लेकर घर आ जाना। ऐसा करो आज डिनर पर आ जाओ, पापा बोले। आरजू सोचने लगी, फिर बोली, पापा मैं राहुल से बात करके बताती हूँ। पापा का फ़ोन बंद करके उसने राहुल को फ़ोन लगाया। हेलो राहुल, वो सुनील पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है। ठीक है शाम को तैयार रहना, मैं आऊँगा तो चलते हैं। राहुल मीटिंग में था। वो आरजू का फ़ोन झट से उठा लेता था। उसे लगा रहता था आरजू को कुछ हुआ न हो, उसे कुछ चाहिए न हो। जिस मीटिंग रूम में उसने फ़ोन बैन किए हुए थे वहीं वो अब बात कर रहा था। सब उसके मुंह की तरफ देख रहे थे। राहुल ने मुंह ऊपर उठाया तो सब नीचे को मुंह करके बैठ गए। आरजू ने अपनी मम्मी को बताया कि उसे पापा ने डिनर पर बुलाया है। मम्मी थोड़ी परेशान हो गई। बेटा उन्होंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया, मुझे डर लगता है कहीं वो बेबी को नुकसान न पहुंचाए। तुम लापरवाही मत करो, अब 5वां महीना है, उस औरत को तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा, तू मना कर दे। नहीं मम्मी, बेशक उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया और हमेशा सौम्या का फ़ायदा देखा, लेकिन उन्होंने कभी मुझे शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई। बाकी मैं ये सब उस माँ के लिए कर रही हूँ जिसने मुझे प्यार किया, पाला। उसने मुझसे बस यही वादा लिया था कि पापा के साथ रहना, उनका कहना मानना। सो मैं वही वादा निभाने जा रही हूँ। बाकी मैं ध्यान रखूँगी। आप मुझे बताइए मुझे क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए और क्या खानी चाहिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, मैं लिस्ट बना देती हूँ, कहकर मम्मी ने जो चीज़ें खानी हैं और जो नहीं खानी हैं उनकी अलग अलग लिस्ट बनाकर उसे दे दी। शाम को राहुल के आने से पहले ही वो तैयार हो गई थी। उसे अपनी पालने वाली माँ से किया वादा निभाना था। वो उसके प्यार के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। राहुल और आरजू दोनों उसके पापा के घर पहुंच गए। पापा बहुत खुश हुए। सौम्या और उसकी मम्मी भी खुश थे। आरजू को कुछ गड़बड़ लग रही थी पर उसने कुछ सो नहीं किया। आरजू ने राहुल को पहले ही बता दिया था तो वो बोला, मेरे होते हुए तुम्हें और मेरे बच्चे को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कुछ गिफ्ट्स हैं, उन सबको दे देना।
सब अंदर लिविंग रूम में बैठे थे। आरजू ने उन सबको बारी बारी गिफ्ट दिए, फिर घर के नौकरों को भी पैसे दिए। सब खुश हो गए। पापा की हालत भी पहले से ठीक लग रही थी। सौम्या भी राहुल को जीजू जीजू कहती उसके पीछे पड़ी थी और मम्मी उसे खाने को कुछ न कुछ ला कर दे रही थी। आरजू को लग रहा था मानो वो यहाँ पहली बार आई हो। अजीब सी घुटन लगने लगी। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल उन लोगों से बात करते करते रुक गया और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ आरजू, ठीक तो हो? पता नहीं, अजीब सी घबराहट हो रही है, आरजू बोली। राहुल ने उसके सर को हाथ लगा कर देखा। उसकी बात समझते हुए बोला, घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, कहकर वो हंस दिया। खाना खाने के बाद वो लोग घर जाने के लिए चले तो पापा ने राहुल और उसे एक गिफ्ट दिया और राहुल से बोले, बेटा तुमने जो हमारे लिए किया कोई बेटा भी नहीं करता। हम तुम्हारी ज़िंदगी भर के कर्जदार हैं। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। आरजू के लिए तुम्हें चुनकर मैंने गलती नहीं की। पापा आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। आप लोगों ने आरजू को इतने साल रखा पाला और सबसे बड़ी बात इसे मुझे दिया। ऋणी तो मैं आपका हूँ, बाकी ये सब मैंने आरजू के लिए किया। आगे से ऐसी बात मत कीजिएगा, राहुल बोला। नहीं जीजू, पापा सच कह रहे हैं। आप न होते तो मेरा क्या होता? वो सतीश तो मुझे छोड़ ही देता। उसने उसकी हेल्प करके मेरी हेल्प की। जीजू थैंक यू, सौम्या बोली। मैंने कहा न कि मैंने सब कुछ आरजू के कहने पर किया। थैंक यू कहना है तो उसे कहो। राहुल की बात सुनकर सौम्या ने आरजू का हाथ पकड़ा और उसे सॉरी कहा और साथ ही थैंक यू कहा। आरजू उन सब की तरफ तो कभी राहुल की तरफ देख रही थी। जब वो वापस आ रहे थे तो आरजू ने पूछा, क्या अब आप मुझे बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा था? अच्छा तो फिर सुनो, उनकी कंपनी डूब रही थी। मैंने उनकी हेल्प करके कंपनी बचाई। फिर तुम जानती हो कि सौम्या सुंदरलाल के बेटे को सतीश को प्यार करती है। वो शेयर बेचने के बाद कुछ बदल सा गया था, सो मैंने उसे समझाकर सौम्या से शादी करने को मनाया। बस इतनी सी बात थी। आरजू की आंखें गीली हो गई। उसने ड्राइवर की परवाह नहीं की और राहुल को गले लगा लिया। राहुल ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भी। घर आकर आरजू अपने कमरे में सोने चली गई। राहुल स्टडी में काम करने चला गया। आरजू सो गई थी। अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। वो घबरा गई। वो राहुल के पास जाने के लिए उठी लेकिन उससे उठा नहीं गया। उसने राहुल को फ़ोन किया, राहुल, पर उससे बोला नहीं गया। राहुल ने उसकी आवाज़ में दर्द भांप लिया था। वो भागकर बेडरूम में आया तो उसने दर्द से तड़पती आरजू को देखकर उसकी जान ही निकल गई। उसने पूछा, क्या हुआ आरजू? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आरजू बड़ी मुश्किल से बोली। राहुल उसे उठाकर जल्दी से भाग लिया। वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर इन्हें जल्दी से देखिए, ये प्रेग्नेंट हैं। आरजू को इमरजेंसी में ले जाया गया। राहुल बाहर बेचैन हो रहा था। उधर लीजा बार बार फ़ोन कर रही थी। हार कर फ़ोन उसने उठाकर कहा, लीजा अभी वो अंदर ही है, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया और फिर सोचने लग गया। उसने सोच लिया था अगर उसके बच्चे या आरजू को कुछ हुआ तो वो सौम्या और उसकी माँ को छोड़ेगा नहीं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वादा किया था कि वो उन दोनों को कुछ नहीं होने देगा, लेकिन ये सब उसी वक्त उदय भाग कर आ गया। क्या हुआ पता नहीं, सब ठीक था, बस उनके घर डिनर पर गए थे। अब देखें डॉक्टर क्या कहते हैं। कुछ देर में डॉक्टर अंदर से निकल कर आया। वो बोला, इन्हें अपेंडिक्स का दर्द उठा था, ऐसा पहले भी कभी हुआ था? जी पता नहीं, जब से मेरे पास आई है तब से तो नहीं हुआ, राहुल बोला। हाँ, ये कई कई साल नहीं होता, ये भी हो सकता है कि पहली बार हुआ हो। हमने दवा दे दी है, कुछ देर सो लें फिर ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर बोला। डॉक्टर बच्चा? राहुल ने पूछा। हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर बोली। सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? उदय ने पूछा। नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, कभी ज़्यादा दर्द हुआ तो देखेंगे, फ़िलहाल बच्चा हो लेने दीजिए, उसके बाद देखेंगे, डॉक्टर बोले। राहुल और उदय को कुछ राहत मिली। वो दोनों अंदर आरजू के पास गई। वो सो रही थी। राहुल ने उसके मुंह से बाल पीछे किए। उसने चैन की सांस ली। उदय बोला, राहुल आज मैं नाइट शिफ्ट में हूँ, अपने रूम में ही हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। वैसे अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगा।
नहीं, मैं यहीं इसके पास ही रहूँगा, तू अपनी ड्यूटी कर, ज़रूरत हुई तो मैं तुझे बुला लूँगा। उदय के जाते ही लिज़ा का फ़ोन फिर आ गया। राहुल ने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ लिज़ा, आरजू बिल्कुल ठीक है, बेबी भी ठीक है, उसे अपेंडिक्स का दर्द हुआ था, इंजेक्शन लगा दिया है, सो रही है, अब सुबह ही उठेगी, तुम लॉक लगा कर सो जाओ, बाकी सुबह बता दूँगा। लिज़ा को भी अब शांति मिली। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं आरजू के बच्चे को कुछ हुआ न हो। फ़ोन के बाद उसे शांति मिली। उसने हर देवी देवता से मन्नतें मांग ली थी, वो भगवान का शुक्रिया अदा करने चल दी। राहुल ने आरजू के पेट पर हाथ रख कर देखा, धड़कन महसूस हो रही थी, उसे बहुत सुकून मिला। वो काफ़ी देर बच्चे की धड़कन सुनता रहा। दिन गुजरते रहे, आरजू के बेबी आने में सिर्फ कुछ दिन रह गए थे। अब वो अपनी मम्मी के पास ही रहने लगी थी, राहुल भी वहीं रहने लगा था। फिर वो दिन भी आ गया। आरजू ने बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया। सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए थे। बेटा बहुत ही प्यारा गोलू मोलू सा था। सबसे पहले आरजू की मम्मी ने उसे अपनी गोद में उठाया। सब उनके आसपास थे। देखे तो ये किसके जैसा है? ये ना आरजू जैसा है, लेकिन इसकी नाक राहुल जैसी है, मम्मी बोली। राहुल के पापा बोले, मुझे तो इसका चेहरा भी राहुल जैसा लगता है। राहुल जब पैदा हुआ था तो बिल्कुल ऐसा ही था। तुम सच छोड़ो, ये मेरे जैसा है, मेरा पड़पोता जो है। सब हंस पड़े। राहुल को बच्चे को उठाना नहीं आता था। वो बड़ी मुश्किल से उसे गोद में पकड़ पा रहा था। फिर वो कुर्सी पर बैठ गया और गोद में उसे खिलाने लगा। उसे डर था कि कहीं वो गिर ना पड़े, लेकिन उदय बड़ी आसानी से उसे उठा लेता था। ईशान और राकी भी उसे देखने आए, पर मनीषा उन्हें छूने भी नहीं दे रही थी। वो बच्चे की तरह बच्चे की ओर से बोली, मैं कब से आया हूँ, तुम सब लेट आए हो, तुम्हें लेट आने की सज़ा मिलेगी। अब मैं आप लोगों से बात भी नहीं करूँगा। ईशान बोला, अरे बेटा, तेरे चाचू तो पुलिस वाले हैं, चोरों को पकड़ कर ही आना था, और लोगों की तरह थोड़े ही बेहले हैं कि मुंह उठाया और चले आए। देख लो काकू, ये तेरी मासी का मजाक उड़ा रहे हैं, तू मेरा साथ देना, ठीक है? ये सब तो बहुत ही खराब है, मनीषा बोली। हाँ भाई, इसे उठाने के पैसे लगेंगे आज तो, जो भी उठाएगा वो पहले इसे शगुन दे, आरजू की मम्मी हंसकर बोली। मनीषा बोली, हाँ ये भी ठीक है, ये मेरी ओर से शगुन, मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा। चलो ठीक है, मैं उसे उठाने को दूंगी जो कोई पहला गाना सुनाएगा। ईशान बोला, हम पुलिस वालों को कहाँ गाना गाने आते हैं, चलो कोशिश करता हूँ। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, कहकर उसने काकू को उठा लिया। वो उसे देखने लगा, मेरा गोलू सा, ये तो मम्मी के जैसा तेज होगा, ये बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनेगा। नहीं, मैं इसे अपने जैसा बनाऊंगा, नहीं तो मेरा बिजनेस कौन संभालेगा, राहुल बोला। तुम रहने दो, ये अपने मामा जैसा डॉक्टर बनेगा और मेरा हॉस्पिटल संभालेगा, है ना गोलू, उदय बोला। तुम लोग रहने दो, नन्ही सी जान को क्या क्या बना रहे हो, इसे जो बनना है वो बनेगा, दादाजी बोले। इसी तरह सभी हंसते मुस्कुराते रहे। आरजू राहुल का बेटा बहुत ही प्यारा था, हर कोई उसे उठाना चाहता था। आरजू खुश थी, उनकी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा था। राहुल ने आरजू का हाथ पकड़कर कहा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी को इतना खुशियों से भरने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस अनमोल तोहफे के लिए, जिसका कर्ज मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता, उसके लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आरजू ने भी उसके हाथों को चूमते हुए कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी किस्मत को बदल कर मेरी ज़िंदगी खुशियों से महकाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।